से आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका करंट अफेयर्स का अगला सेशन है जिसके अंदर आप लोग कुछ जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हाल फिलहाल के दिनों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हुए हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। क्योंकि बच्चों आने वाले जो एग्ज़ाम हैं आपके, चाहे उत्तराखंड एसआई का पेपर हो, आरओ मेंस है, या अपने आप में जो लोअर पीसीएस का प्रीलिम्स होगा, या पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती होगी, तो सभी एग्जाम में समान रूप से उपयोगी ये रहता है। और मैं तो ये कहूँगा क्योंकि अगर आप अभी नोट कर लोगे, अगर आप अभी साथ साथ ही देख लोगे तो बाद में दिक्कत नहीं होती। अदरवाइज क्या होता है, एग्जाम टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों। उसमें क्या होता है, हमें लगता है कि यार हमने पढ़ा नहीं है करंट अफेयर्स, कहाँ से पूछ देगा, एक अलग सा प्रेशर रहता है। तो प्रेशर को डील करने के लिए ये सबसे बेहतरीन तरीका है। और इसी के साथ साथ आप सभी छात्र छात्राओं को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और भगवान मोहन से या कृष्ण से हम यही दुआ करेंगे कि आप लोगों को जल्द से जल्द सफलता मिले और आप लोग जो भी आपकी एक जो आपके ड्रीम्स हैं या जो आपके सपने हैं जल्द से जल्दी वो साकार हों। और साथ ही साथ आप अपने गुरु को भी मिलने आए खुश खबरी देते हुए कि सर हमारा चयन इस विभाग में इस जगह पे हुआ है। अच्छा लगता है बच्चों, ठीक है। और अगर आप एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ते जाएंगे, एक प्लानिंग के तहत आगे बढ़ते जाएंगे तो सफलता बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहेगी आपसे, ठीक। तो लिख लीजिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का अगला सेशन है, ठीक है। देखिए बच्चों, 2 दिन पहले एक यूपीएस केंद्र सरकार ने, कैबिनेट ने मंजूरी दी है यूपीएस को, ठीक है। ये है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। हो सकता है कि इसका फुल फॉर्म पूछ दे आपसे, तो यूपीएस का फुल फॉर्म है बच्चों यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ठीक है। तो इसको लिख लो, यूनिफाइड पेंशन स्कीम इसका फुल फॉर्म है। क्या है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये लागू होगी बच्चों 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होगी, ठीक है। तो ये है क्या? यूनिफाइड पेंशन स्कीम लिख लेना, इसका फुल फॉर्म यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और ये लागू होगी बच्चों 1 अप्रैल 2025 से। अभी जो सरकार जो स्कीम चल रही है सरकारी कर्मचारियों की पेंशन की, वो एनपीएस चल रही है, न्यू पेंशन स्कीम। बहुत लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड चल रही है, यानी ओपीएस की, ठीक है। तो सरकार ने एक बीच का रास्ता निकालते हुए यूपीएस की बात कही है। अब इसमें क्या सही है क्या गलत है वो अलग मुद्दा है। आपके एग्जाम की दृष्टि से अगर ये क्वेश्चन पूछता है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद या सेवानिवृत्ति के बाद यूपीएस देने की घोषणा की है। यूपीएस क्या है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, ठीक है। बाकी और टॉपिक पे क्या अच्छा है क्या बुरा है क्या होना चाहिए इस पे हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। जब आप शासकीय सेवा में आओगे आप खुद भी समझ जाओगे कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। फिलहाल मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। दूसरा देखना बच्चों, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है परसों। वो मनाया जाता है 23 अगस्त को, क्योंकि 1 वर्ष पूरा हो चुका है बच्चों चंद्रयान के सफल लैंडिंग के। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस लिख लो, ठीक है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को प्रत्येक वर्ष, क्योंकि पिछले 1 साल पहले, ठीक, हमने क्या किया था, चंद्रयान का सफलतापूर्वक क्या किया था वहां पे मतलब लैंड की थी, सॉफ्ट लैंडिंग। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस उसी तिथि पे मनाया जाता है 23 अगस्त, ठीक। अब देखना, चूंकि हाल फिलहाल के दिनों में आपने देखा होगा बांग्लादेश में घटनाक्रम हुआ है, जो वहां के निर्वाचित प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनका तख्ता पलट करते हुए वहां पर जो दूसरी पार्टी थी या दूसरी शक्तियां थी, उन्होंने क्या कर दिया बच्चों, सत्ता पे काबिज हो गए हैं। तो वहां पे बांग्लादेश में T20 महिलाओं का विश्व कप होना था, जो कि अब उस स्थान से हटाते हुए यूएई में किया जाएगा, ठीक है। लिखो महिला T20 विश्व कप, जो कि बांग्लादेश में होना प्रस्तावित था। महिला T20 विश्व कप जो कि बांग्लादेश में प्रस्तावित होना था, वह अब किस स्थान पे होगा? यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, संयुक्त राज्य अमीरात, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमीरात है, यूएई, ठीक है। यहां पर होगा बच्चों यूएई में। अब क्या किया जाएगा? महिला T20 होगा। इसको लिखना, महिला T20 वर्ल्ड कप किस स्थान पे होगा? यूएई में, ठीक है। पहले इसके ब्रैकेट में लिख लो, पहले बांग्लादेश में प्रस्तावित था, ठीक। वो क्यों हटा आपको समझ आ गया होगा। अगला लिखना बच्चों आपको पेरिस ओलंपिक 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं, ठीक। देखना पेरिस ओलंपिक 2024, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा आपका 2024, ठीक है। भारत की पोजीशन कौन सी रही बच्चों? भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? 71, 71वें स्थान पे भारत पदक तालिका में रहा। जबकि इससे पहले टोक्यो में जब था, भारत 39वें स्थान पे रहा था, 48। वो इसलिए क्योंकि गोल्ड मेडल था पिछली बार, इस बार गोल्ड मेडल नहीं था। तो भारत की जो रैंक रही बच्चों 71वें स्थान पे भारत रहा। और कुल पदक भारत ने जो जीते वो 6 जीते, ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 में अगर भारत के द्वारा कुल पदक पूछेगा कितने जीते गए, तो 6 पदक भारत ने अपने नाम किए, जिसमें से क्या थे बच्चों? 1 रजत था और 5 कांस्य पदक थे, ठीक है। लिखो 1 रजत प्लस 5 जो थे कांस्य पदक थे। इनके साथ भारत
टोटल अपने आप में 6 पदकों के साथ किस स्थान पे रहा था, 71 पे रहा था। ठीक, अब चूंकि ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, जो पेरिस ओलंपिक है उसमें जो 6 पदक जीते हैं, इसमें भारत ने निशानेबाजी में तो 2 पदक जीते, आपने देखा होगा 3 टोटल में से हैं। एक तो आपका मनु भाकर ने जीता, पहली महिला निशानेबाज जिसने पदक जीता। एक मनु भाकर ने डबल में जीता, ठीक है, उसके साथ एक और था, मेन और विमेन जो मिक्स होता है, एक और जीता था निशानेबाजी में। इसके बाद एक अमन ने जीता था और नीरज चोपड़ा ने जीता और हॉकी में जीता। टोटल मिला के 6 पदक जीते। तो भारत ने जो 6 पदक जीते, मे भी आपसे पूछ दे कौन कौन से इवेंट्स में जीते हैं भारत ने, ठीक है। एक तो जीता बच्चों हॉकी में, हॉकी में भी क्या जीता भारत ने, कांस्य पदक जीता, ठीक है। एक जीता बच्चों कुश्ती में, अमन सेहरावत ने, ठीक है। ये भी जीता किसमें, ये भी कौन सा जीता, कांस्य पदक। और किसने जीता, अमन ने, ठीक है, अमन सेहरावत इनका नाम है, हाँ बस ठीक। तो इसके अलावा जो जीता भारत ने बच्चों निशानेबाजी में देते 2-3 पदक बाजी, ठीक है। और एक जीता बच्चों भाला फेंक में, पुरुषों के भाला फेंक में। भाला फेंक में किसने जीता, नीरज चोपड़ा ने जीता, आपको पता होगा। निशानेबाजी में मनु भाकर ने जीता और मनु भाकर के साथ एक मिक्स था, उसमें सरबजीत सिंह थे और अमन सेहरावत भी थे, जिसको कुश्ती में 57 kg में उन्होंने जीता, ठीक है। और एक थे स्वप्निल कुसाले, स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर राइफल्स में जीता, ठीक है। और किसने जीता, स्वप्निल कुसाले। अब यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि आपको इस बार इस तरीके से पूछे, निम्नलिखित पेरिस ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों में से इसमें से किसने पदक जीता, किसने नहीं जीता, कौन सा पदक विजेता की श्रेणी में शामिल नहीं है। वैसे ऐसे क्वेश्चन पूछता नहीं है जो नहीं है, क्योंकि ऐसा फिर एग्जामिनर भी जानता है यार किसी का नाम क्यों ले हम नहीं जीता करके, जीते वाले तो पूछ सकते हैं, इसलिए आंसर उपयुक्त सभी संभव है ऐसा हो, ठीक है। तो देखना किस किसने जीता, मनु भाकर ने जीता है, नीरज चोपड़ा ने जीता जो मेंस हैं, ठीक, मतलब जो सिंगल अपना मतलब पर स्वयं का है जिसमें मिक्स ना हो। इसके अलावा हॉकी टीम ने भी जीता है, अमन सेहरावत ने जीता, स्वप्निल कुसाले ने जीता, आप लोग लिख लीजिए स्वप्निल कुसाले, जिसने पदक जीता, स्वप्निल कुसाले, अमन सेहरावत ने कुश्ती में जीता, ठीक है। मनु भाकर निशानेबाजी में, हॉकी में तो पूरी टीम है, नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता अपने आप में भाला फेंक में, और इसके अलावा एक मनु भाकर के साथ जो कब मिक्स था, मतलब ठीक है, मिक्स इवेंट था मनु भाकर और सरबजोत सिंह का, उसने जीता, ठीक है। अब देखना मनु भाकर चूंकि बच्चों पेरिस ओलंपिक में जैसे ही इन्होंने पदक जीता, पहली महिला बन गई है बच्चों जिन्होंने निशानेबाजी में पदक जीता। भारत की पहली महिला जिन्होंने निशानेबाजी में पदक जीता वो कौन है बच्चों, मनु भाकर, ठीक है। तो लिखो भारत की पहली महिला जिन्होंने निशानेबाजी में पदक जीता वो कौन है ओलंपिक्स में, मनु भाकर। इसको लिख लेना आप, ये मेन आपके भारत से संबंधित फैक्ट है, इतना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला लिखो यूपीएससी के नए अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया, प्रीति सूदन को, ठीक है। लिखो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष, यूपीएससी के नए अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, प्रीति सूदन को, ठीक है। ये पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव रही हैं बच्चों प्रीति सूदन, और इनको क्या किया गया, यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया भारत सरकार के द्वारा। तो प्रीति सूदन कौन है बच्चों, यूपीएससी की नई चेयरपर्सन है, ये ध्यान रखना, संघ लोक सेवा के नए अध्यक्ष, ठीक है। अगला लिखना बच्चों जो तरंग शक्ति, ये क्या है बच्चों, भारत पहली बार इसका अपने आप में मेजबानी कर रहा है। एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसमें 30 से अधिक देशों ने भाग लेना है। तरंग शक्ति मैंने आपको पहले भी बताया है, तो लिख लीजिए आप तरंग शक्ति, जो कि एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, उसकी मेजबानी कौन कर रहा है, भारत, ठीक है। तरंग शक्ति, तरंग शक्ति की मेजबानी ये क्या है बच्चों, पहले तो ये पूछेगा बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल जो सैन्य अभ्यास है, ठीक है, यानी एक से अधिक राष्ट्र इसमें भाग लेंगे, लगभग 30 राष्ट्र इसमें भाग लेंगे। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास, लगभग 30 देश इसमें भाग लेने वाले बच्चों। इसका मेजबान कौन है, किस देश में आयोजन होगा, भारत में इस बार तरंग शक्ति का आयोजन 2 चरणों में होने वाला है, एक तो साउथ में है कहीं इस टाइप का, ठीक है। भारत में तरंग शक्ति का क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा, ठीक है। अगला लिखो ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है 2023 के अनुसार, लिखो ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है, पूरा लिखना आप लोग, पूरा लिखना, शॉर्ट मत लिखना। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स, ठीक है, यानी जो वैश्विक कृषि, ग्लोबल एग्रीकल्चर यानी जो वैश्विक कृषि उत्पादों का एक्सपोर्ट करना है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, निर्यात सूचकांक में भारत की रैंक इस बार आई 2023 में बच्चों 8वें स्थान पे, ठीक है। 8 ये निकालता कौन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, किसके द्वारा निकाला गया, विश्व व्यापार संगठन के द्वारा निकाला गया। तो इसमें कौन से रैंक में भारत बच्चों 8वें स्थान पे है, ठीक है। अगला लिखो आप लोग सादो सोने की खदान किस देश में स्थित है, ठीक है, ये जापान में है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आने वाले टाइम में। देखो
ये पूरा लिखना। सादो सोने की खदान, यानी सादो सोने की खदान किस देश में है? यूनेस्को, सॉरी जापान में चर्चा में रही है सोने की खदान। ये है बच्चों जापान में। ये इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि हाल ही में यूनेस्को में इसको शामिल किया गया, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, इसलिए सादो सोने की खदान पूछता है आपसे जापान में, तो ब्रैकेट में लिखो चर्चा में रहने के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल इसको किया गया है। सादो सोने की खदान, इसके नीचे लिख लो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, अगला लिखो पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? लिखो पर्यटन विकास सूचकांक, पर्यटन विकास सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? 39। ठीक है, यानी 39वें स्थान पे भारत रहा है पर्यटन विकास सूचकांक में। भारत की रैंक कौन सी है बच्चों? 39 है, इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यटन विकास सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? 39, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो पर्यटन विकास सूचकांक है, इसको जो जारी करने वाली संस्था है बच्चों विश्व आर्थिक मंच द्वारा, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसको जारी किया गया है। किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी किया गया। तो पर्यटन विकास सूचकांक में भारत की रैंक अगर आपसे पूछता है तो 39। ठीक, अगला लिखो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया? फिजी के द्वारा। तो लिखो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, पूरा लिख लेना आप लोग, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस राष्ट्र द्वारा अपना सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान दिया गया? फिजी। फिजी के द्वारा बच्चों क्या किया गया? राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ठीक है, जैसे भारत का भारत रत्न है ना, ऐसे ही फिजी का कोई सम्मान होगा तो जो नागरिकों को दिया जाता होगा। तो राष्ट्रपति को हाल ही में फिजी ने क्या किया है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। ठीक है, अगला लिखना बच्चों आप लोग, जो पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह था उसमें किसने भारत का झंडा जो है पकड़ा था? वो मनु भाकर और कौन से हैं बच्चों? पीआर सिरजेस। ठीक है, हॉकी के एक महान गोलकीपरों में से एक पीआर सिरजेस, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास ले लिया है। तो मनु भाकर और पीआर सिरजेस ही ध्वजवाहक थे भारत के पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में। वैसे इतना आएगा नहीं आप लोग, फिर भी आप लोग ने सुन लिया होगा। ठीक है, अगला लिखो आप लोग, बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की इस बार? नई दिल्ली ने। ठीक है, लिखो बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन। बिम्स्टेक क्या है मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है आपको, ये बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन, बिजनेस शिखर सम्मेलन, ये कहाँ पे हुआ बच्चों? दिल्ली में हुआ इस बार। ठीक है, दिल्ली ने इसकी मेजबानी की है बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की, ये भी ध्यान आप लोग रखना। ठीक है, अगला देखा होगा आपने, एक चर्चा में रही थी बच्चों विनेश फोगाट, जब वो फाइनल में पहुंची थी पेरिस ओलंपिक के तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो मे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुश्ती के में विनेश फोगाट जो पेरिस ओलंपिक के फाइनल में डिस्क्वालीफाई की गई, वो किस वेट कैटेगरी में उन्होंने लड़ा था? 50 kg में। ठीक है, तो लिखो विनेश फोगाट, पूरा लिखना आप लोग, विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया था? देखो पेरिस ओलंपिक के दौरान विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया था? किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया था? 50 kg में अयोग्य घोषित। ठीक है, आपने काफी चर्चा में रहा था, देखा होगा आपने, इनको अयोग्य घोषित किया गया था। 50 kg वेट वर्ग में लड़ती हैं, ये ध्यान रखना, विनेश फोगाट। ठीक है, अगला लिखना, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री द्वारा भारत में शरण ली गई है? बांग्लादेश के। ठीक है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री द्वारा भारत में शरण ली गई है, तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, चाहो तो आप लोग लिख लो, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री द्वारा भारत में शरण ली गई है? बांग्लादेश। और ध्यान रखना वहां पे अंतरिम सरकार का गठन किया गया, मोहम्मद यूनुस जो उसके प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, अंतरिम सरकार के उनके नेतृत्व में। तो ऐसे इसको देखना, आप लोग अखबार में आता रहेगा। अगला लिखना, बुद्धदेव भट्टाचार्य जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य के पूर्व सीएम थे? बुद्धदेव भट्टाचार्य, बुद्धदेव भट्टाचार्य जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? वेस्ट बंगाल के पूर्व सीएम थे। ठीक है, के पूर्व सीएम, यानी वेस्ट बंगाल के पूर्व सीएम थे बुद्धदेव भट्टाचार्य, ये भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक, अगला देखो, साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के अंतर्गत कितने गांव को मान्यता दी गई? 35। यानी हाल ही में एक आंकड़ा निकाला भारत सरकार ने, वर्ष 2023 के जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है पूरे भारतवर्ष में, 35 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, लिखो वर्ष 2023 हेतु सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव,
सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कितना 35, ठीक है। 35 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की मान्यता दी गई है, ठीक। अगला लिखो, यूपीआई के लिए भुगतान की नई सीमा क्या है। जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है आपका, यानी जो यूपीआई आप लोग करते हैं, इसमें भुगतान की नई सीमाएं है 5 लाख, सॉरी। पहले आप जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह करते थे, एक बार में 1 लाख की लिमिट थी, फिर 24 घंटे बाद आप दोबारा करते थे। अब आप 5 लाख तक की इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। आरबीआई ने मंजूरी दी है। लिखो यूपीआई की नई भुगतान सीमा, यूपीआई की नई भुगतान सीमा, ठीक है। अब आप कहोगे सर हम कैसे करें, 5 लाख होनी भी तो चाहिए। कोई बात नहीं, जब 5 पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो किस दिन आपकी जॉब लगी तो आपके हो जाएंगे। अब आपको कैसे सरकारी नौकरी में कैसे लगेगी, लगती है बच्चों, 5 लाख भी मिलेंगे आपको, थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। बस गलत कामों में लिप्त मत होना, बस ये है कि ईमानदारी से काम करना, ऑटोमेटिकली आपके पास भी होगा, ठीक। यूपीआई की नई भुगतान सीमा जो है बच्चों 5 लाख रुपए की, अब हाल ही में आरबीआई ने इसको मंजूरी दे दी है, ठीक। पहले 1 लाख था। अगला लिखना, पेरिस ओलंपिक में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते, यूएसए ने। लिखो पेरिस ओलंपिक में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते, यूएसए, और शायद गोल्ड चाइना ने जीते ना, देख लेना इस बार। पेरिस ओलंपिक में सर्वाधिक पदक लिखो यूएसए ने जीते, पेरिस ओलंपिक में सर्वाधिक पदक यूएसए ने, ठीक है। अगला देखना, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखना बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के एथलीट आयोग में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय कौन बना है बच्चों, ये बने हैं अभिनव बिंद्रा, ठीक है। लिखो एथलीट आयोग में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, उपाध्यक्ष बनाया गया इनको, ठीक है। प्रथम भारतीय, ठीक है, कौन बने हैं, अभिनव बिंद्रा। 2008 में कब जीता था इन्होंने गोल्ड, ठीक है। अभिनव बिंद्रा बच्चों अंतर्राष्ट्रीय एथलीट, मतलब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय बने उपाध्यक्ष, ठीक। एक गौरव निकाल रखा बच्चों डीआरडीओ ने। गौरव क्या है बच्चों, एक प्रकार का गौरव क्या है, देखो डीआरडीओ ने क्या किया है बच्चों हाल ही में, ये डीआरडीओ पता होगा ना, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन करके। डीआरडीओ का लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है, ठीक है, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम। देखो डीआरडीओ का लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम को नाम दिया है, लगभग इसकी मारक क्षमता बच्चों 1000 किलोमीटर तक है, ठीक है, यानी बाई एयर ये 1000 किलोमीटर तक अटैक कर सकता है, तो गौरव उसको नाम दिया है, ठीक है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बच्चों, आपके जो आने वाले एग्जाम में आपके कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे, स्पेशली इसके सूचकांक और पेरिस ओलंपिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण इसके तथ्य मैंने आपको बताए, उसको एक बार कवर कर लीजिएगा। अगर कवर कर लोगे काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, ठीक है, अच्छे खासे आपके इसमें मार्क्स आने की मुझे लगता है कि उम्मीद है मुझे। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।